जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने भारत के स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एमका के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है। 3 प्रमुख उद्योग समूहों को इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसमें लार्सन एंड टुब्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कंसोर्टियम है, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, भारत फोर्ज और बीई एबल की पार्टनरशिप हमें देखने को मिली है। ये कदम भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण एरोस्पेस प्रोजेक्ट में से एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के पहले फेज की शुरुआत मानी जा रही है। एमका भारत का पहला एफजीएफए है और इसीलिए भारत सरकार ये चाहती है कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। एमका की विशेषताओं की बात किया जाए तो यहाँ पर स्टेल्थ डिजाइन हमें देखने को मिलेगी, इंटरनल वेपन बेस देखने को मिलेंगे, सेंसर फ्यूजन, एआई असिस्टेड मिशन सिस्टम और भी दूसरी एडवांस कैपेबिलिटीज देखने को मिलने वाली है। लक्ष्य रखा गया है कि 2035 तक किसी भी हाल में इस विमान को ऑपरेशनल कर दिया जाए। तुर्की के जो टॉप डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने इस बात की चिंता जताई है कि ग्रीस भविष्य में साइप्रस के जरिए भारतीय मिसाइल सिस्टम खरीद सकता है। तुर्की को डर इस बात का है कि भारत साइप्रस की जो रक्षा सहयोग है वो बढ़ते हुए हैं और ये जो सहयोग बढ़ने से जो पूर्वी भूमध्य सागर यानी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन है, इसमें शक्ति संतुलन बदल सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि साइप्रस भारतीय मिसाइलों, ड्रोन्स और रेडार्स को काफ़ी बड़ी संख्या में खरीदने के लिए रुचि दिखा रहा है और तुर्की को इस बात का डर है कि आने वाले भविष्य में ग्रीस भी साइप्रस की राह में चल सकता है और जो ग्रीस और साइप्रस है, भारत इनको उन्नत हथियार सप्लाई कर सकता है और इससे तुर्की की जो सुरक्षा चुनौतियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ग्रीस को इस समय सबसे ज़्यादा उम्मीद है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स की और तुर्की को इस बात का डर है कि अगर भारत से ब्रह्मोस मिसाइल तुर्की को मिलती हैं तो ये आने वाले भविष्य में तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट के तौर पर वो देख रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी जो चिंता है उसको स्पष्ट करी है। वहीं भारत की बात करें तो भारत इस समय यूरोप के साथ साथ जो ये इलाके हैं इनमें भी अपनी जो प्रेजेंस है उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट में स्वदेशी रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल कोटिंग लगा रही है ताकि विमान का रडार क्रॉस सेक्शन यानी विमान के रडार पर दिखने की जो क्षमता है वो कम हो जाए। सुखोई 30 MKI एक बड़ा और 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसीलिए इसका रडार सिग्नेचर काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। खास तौर पर इसके इंजन इनटेक्स, कंप्रेशर फेसेस और जो बाहरी हथियार हैं वो रडार रिफ्लेक्शन को काफ़ी बढ़ाते हैं। भारतीय रिसर्चर्स ने रैम और रैप जो तकनीक है उसको एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, इनटेक डक्ट्स और एयरबॉर्न पेलोड्स पर टेस्ट किया है। इससे रडार वेव्स एब्जॉर्ब होती हैं और दुश्मन के रडार को एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करने में ज़्यादा मुश्किल होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोटिंग मल्टी फ्रिक्वेंसी रडार बैंड्स पर काम करती है, यानी ये अलग अलग प्रकार के रडार्स के खिलाफ इफेक्टिवनेस दे सकती है। एक इमेज में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है उस पर रैप कोटेड जो पेलोड है उसकी फ्लाइट टेस्टिंग भी दिखाई गई थी, जिससे ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर सुखोई 30 MKI का रडार सिग्नेचर कम हो जाता है तो उसकी बैटल सर्वाइबिलिटी आज के मॉडर्न वॉरफेयर में काफ़ी बढ़ सकती है और इसे एनिमी रडार्स के थ्रू डिटेक्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। भारत के नेत्र मार्क 2 एवैक विमान में अब एक नया इंडिजिनस नोज माउंटेड एसा रडार लगाया जाएगा जो उत्तम एसा रडार टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रेडिशनल एवैक एयरक्राफ्ट में मौजूद फ्रंटल ब्लाइंड स्पॉट को खत्म करना है। अब अगर हम बात करें नेत्र मार्क 2 की तो नेत्र मार्क 2 में पहले से साइड माउंटेड रडार एरेज होंगे, लेकिन अब एयरक्राफ्ट के नोज सेक्शन में भी एक अतिरिक्त एसा रडार लगाया जाएगा। ये नया रडार लगभग 700 से लेकर 800 टीआर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करेगा जो उत्तम एसा रडार के समान टेक्नोलॉजी क्लास में होगा। रडार गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इससे बेहतर पावर एफिशिएंसी, लॉन्गर डिटेक्शन रेंज मिलेगी। इसका फॉरवर्ड कवरेज तकरीबन 60 से लेकर 90 डिग्री तक होगा। इससे एयरक्राफ्ट के सामने की सर्विलेंस कैपेबिलिटी काफ़ी मजबूत होगी। एयरबस A321 प्लेटफॉर्म पर आधारित होने के कारण नेत्र मार्क 2 को ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर और कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी, जिससे रडार सस्टेन हाई पावर पर काम कर सकेगा। अनुमान है कि ये रडार फाइटर साइज टारगेट को लगभग 175 से 200 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर पाएगा। डीआरडीओ का मिशन कंप्यूटर नोज रडार और साइड रडार दोनों के डेटा को फ्यूज करेगा, जिससे सीमलेस 360 डिग्री की सर्विलेंस पिक्चर बनेगी। हाल ही में हमने Su-57 के ट्विन सीट वेरिएंट को देखा और उसके बाद से भारत के डिफेंस गलियारे में इसको लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ हुई। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये जो Su-57 का ट्विन सीट वेरिएंट हमने देखा यानी Su-57D को देखा,
ये विमान कोई और नहीं है बल्कि 2014 में रूस के जिस T-50-5 विमान, जो कि एक फ्लाइंग टेस्ट बेड था, जिसका एक हादसा का जो शिकार हुआ था, और ये हादसा उस दौरान हुआ था जब इंडियन डेलीगेशन इसका इंस्पेक्शन करने गया था। तो ये वही एयरक्राफ्ट है जो हादसे का शिकार हुआ था। बाद में इसी को रीडिज़ाइन करके, रीबिल्ड करके ट्विन सीट वेरिएंट में कन्फिगर किया गया है और मुख्य तौर पर इसे इंडियन एयरफोर्स को लुभाने के लिए बनाया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस विमान में आग लगना, जो कि इसके राइट इंजन में लगी थी, तो बताया जा रहा है कि यही भारत के इस प्रोग्राम के प्रति जो विश्वास घटने की वजह थी। और बाद में भारत ने जब अपनी चीज़ें देखी कि हमारी शर्तें नहीं मानी जा रही हैं, हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, हमारे अनुरूप एयरक्राफ्ट को ढाला नहीं जा रहा है, तो उन्होंने 2018 में खुद को बाहर कर लिया। लेकिन अब रूस एक बार फिर से भारत को मनाने में लगा है। दावा किया जा रहा है कि ये वही विमान है जिसको ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर किया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।